सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम फ्रंट पेज के साथ मैं हूं मुइज़्ज़ुर रहमान। नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। इस्लामी ताउन तंजीम यानी OIC ने जनूबी एशिया में बढ़ती हुई कशीदगी के हवाले से बहुत ज़्यादा गहरी तशवीश का इजहार किया है। 57 इस्लामी ममालिक पर मुश्तमिल OIC ने न्यूयॉर्क में एक मुश्तरका बयान जारी किया है जिसमें कहा गया है कि भारत के पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात खित्ते में कशीदगी बढ़ाने का अहम सबब हैं। OIC ने मजीद ये भी कहा कि कश्मीर तनाज़े के हवाले से अगर हल ना होने वाले तज्ज़िये की वजह से जनूबी एशिया में अमन और सलामती मुतासिर हो रही है। मकबूजा कश्मीर के लोगों को अपने हक़ के खुद इरादियत से महरूम रखा गया है, जो कि सलामती काउंसिल की करारदादों में वाज़े तौर पर बयान किया है। OIC ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की सालसी की पेशकश की तारीफ़ की है। याद रहे कि दोनों एटमी ताकतों के दरमियान तनाव पिछले महीने भारत के मकबूजा कश्मीर के सयाहती मकाम पहलगाम पर हमले के बाद बढ़ा। भारत ने फौरी तौर पर पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया, लेकिन अभी तक कोई सबूत नहीं पेश किया। पाकिस्तान ने इस इल्ज़ाम को यकसर मुस्तरद करते हुए एक गैर जानिबदाराना तहकीकात की तजवीज़ दी है, जिसको पूरी दुनिया ने कबूल किया है और तारीफ़ की है। दोनों ममालिक ने सिफारती इक़दाम किए हैं, जिनमें वीज़ा मनसूखी और सिफारती अमले की वापसी शामिल है। भारत ने बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए 1960 के सिंध ताज मुआहदे में अपनी शिरकत भी मुअत्तल कर दी है। पाकिस्तान ने बड़े वाज़े तौर पर कहा है कि पानी को हथियार बनाना जंगी अमल समझा जाएगा। पाकिस्तान के सिपहसालार जनरल आसिम मुनीर ने यह भी कहा कि पाकिस्तान अमन चाहता है, लेकिन पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को उसकी कमज़ोरी ना समझा जाए। अगर किसी ने भी, स्पेशली भारत ने, पाकिस्तान में कोई भी मिस एडवेंचर की कोशिश की गई तो उसका बड़ा सख्त जवाब दिया जाएगा। पीर को भारतीय मकबूजा कश्मीर के शहर खनवर में, जहां से चनाब दरिया पाकिस्तान में दाखिल होता है, लोगों ने बताया है कि पानी का लेवल इतना कम हो गया है कि लोग दरिया को पैदल पार कर सकते हैं। एक 55 साला किसान ने कहा कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इस दरिया को कभी इतना खुश्क नहीं देखा। भारत ने मकबूजा कश्मीर में 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स में रिजर्वायर की गुंजाइश बढ़ाने का काम शुरू किया है और इंडिया के बेसिकली जिस पे जो मकबूजा कश्मीर है उसमें तकरीबन 2800 कश्मीरियों को हिरासत में लिया है। नाज़रीन, ये सरासर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन से, इंसानी हकूक़ की वायलेशन और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने पीर को फ़रीक़ैन से ज़ब्त नफ्स का मुज़ाहरा करने की अपील की है। नाज़रीन, पाकिस्तान का बैनुल-अक़वामी मीडिया को आज़ाद कश्मीर में लेके जाना दिखाता है कि पाकिस्तान की नीयत साफ़ और कश्मीरियों को उनके हकूक़ मिलने, लेकिन उसके मुकाबले में मकबूजा कश्मीर में आज तक भारत कभी भी बैनुल-अक़वामी मीडिया को नहीं लेके गया है। हमेशा उनका एक्सेस रोका गया है, हमेशा वहाँ पे मीडिया पे जुल्म हुआ है। वहाँ पे ना इंटरनेट की फैसिलिटी है और नाज़रीन वहाँ पे हर तरह के इंसानी हकूक़ पामाल हो रहे हैं। सिर्फ प्रोपेगेंडा भारतीय मीडिया करता है और जो हिंदुत्व और RSS की आइडियोलॉजी है वो कश्मीर के हवाले से रैम्पेंट है। और अगर हम मज़ीद बात की जाए तो ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने पाकिस्तान का दौरा किया और पाकिस्तानी हुक्काम से मुलाकातें की और वो भारत भी जा रहे हैं। तो पूरी दुनिया बेसिकली भारत के प्रोपेगेंडा में नहीं आ रही और वो भारत पे ज़ोर डाल रही है कि वो अपनी बदनीयती जो ख़ित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहता है उससे निकले और मुज़ाकरात की मेज़ पे। पाकिस्तान ने हमेशा अमन के लिए कोशिश की है, पाकिस्तान ने हमेशा इस खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशिश की है। उसकी सबसे बड़ी नज़ीर ये है कि जब भारतीय पायलट का तैयारा गिराया गया था तो पाकिस्तान ने खैर सगाली के तौर पर अभिनंदन को अगले दिन भारत को वापस किया था। तो नाज़रीन, भारत बेसिकली सिंध ताज मुआहदे को मुअत्तल करते हुए कहता है कि हम पाकिस्तान को पानी की बूंद बूंद तक तरसा देंगे, लेकिन ये बिल्कुल झूठ और फरेब और प्रोपेगेंडा से कम नहीं है। ये लॉन्ग टर्म बेसिस पे इस वजह से नहीं हो सकता कि बेसिकली कुछ वाटर डैम्स की हम बात करते हैं जो भारत कहता है कि वो पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। पहले तो हम अगर पाकुल दुल डैम की बात की जाए तो ये मरसदार जो चनाब ट्रिब्यूटरी है, चनाब के रीजन में ये दरिया वाक़ है और ये तकरीबन किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है और ये पाकिस्तान की सरहद से 100 से 120 किलोमीटर दूर है और इसकी कैपेसिटी 1000 मेगावाट है। अगर हम रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कि बेसिकली चनाब रिवर के अंदर वाक़, दरिया चनाब के अंदर, ये भी किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट मकबूजा कश्मीर में वाक़ है, वो 110 से 120 किलोमीटर दूर पाकिस्तान की सरहद से और इसकी जो कैपेसिटी है वो 850 मेगावाट है।
बगलेहार डैम है, ये भी चनाब में वाक़ है, ये भी मकबूजा कश्मीर के इलाके रमबान में वाक़ है। 125 से 150 किलोमीटर दूर है, 900 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। अगर हम बात की जाए उड़ी, ये भी मकबूजा कश्मीर में वाक़ है, बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है, दरिया झेलम में है, 10 से 15 किलोमीटर का वाक़या है इस डिस्टेंस है और इसकी कैपेसिटी 720 मेगावाट है। किशन गंगा प्रोजेक्ट जो कि बेसिकली नीलम, पाकिस्तान में दरिया नीलम से इसका ताल्लुक है और ये बांदीपोरा में इसकी बेसिकली पाकिस्तानी सरहद से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है, 330 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। और नीमू बाजगो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ये दरिया सिंध पे वाक़ है, इंडस रिवर पे, और ये लेह लद्दाख जो कि भी एक मकबूजा इलाका है, भारत ने उस पर कब्ज़ा किया हुआ है और ये तकरीबन 300 किलोमीटर दूर है पाकिस्तान की सरहद से। इसकी 45 मेगावाट कैपेसिटी है। तो भारत कहता है कि हम इन डैम्स को इस्तेमाल करके पाकिस्तान का पानी रोक देंगे, लेकिन नाज़रीन पाकिस्तान का दिफा इतना नाकाबिल तस्खीर है। अभी सिर्फ पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 48 से 72 घंटों में एक इंडस के नाम से एक एक्सरसाइज की, मिलिट्री एक्सरसाइज, और पाकिस्तान ने बड़ी ही ज़बरदस्त शानदार कामयाबी हासिल की। 2 मिसाइल टेस्टिंग की है उन्होंने और शॉर्ट रेंज मिसाइल्स का पाकिस्तान ने तजर्बा किया। उसमें एक का नाम अब्दाली और एक का नाम फ़तेह मिसाइल है, वो आपकी स्क्रीन पे भी आपको चल रहा होगा। जो अब्दाली मिसाइल है नाज़रीन, उसकी जो रेंज है 450 किलोमीटर दूर है और जो फ़तेह मिसाइल है वो 120 किलोमीटर दूर है। तो अगर पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने यह भी कहा है, और ऑब्वियसली पाकिस्तान ये एक्ट ऑफ वॉर है पाकिस्तान का पानी रोकना और मुआहदे की खिलाफ वर्जी करना, तो पाकिस्तान हैज़ फुल राइट टू स्ट्राइक एनी सेटलमेंट और एनी प्रॉपर्टी जो कि पाकिस्तान का जो ड्यू राइट है शेयर पानी को रोकने के लिए बनाई जाती है। और पाकिस्तान के पास भरपूर मिलिट्री हार्डवेयर है जिसका पाकिस्तान इस्तेमाल कर सकता है। तो भारत को होश के नाखून लेने चाहिए, चीज़ों को उस नहज तक ना लेके जाएं कि फिर उसको रोकना मुमकिन हो जाए। और जिस तरह भारत की इस वक्त सुबकी हो रही है दुनिया में, अपनी ही इज्जत बचा लें। और अभी तो इंटरनेशनल मीडिया हो या बैनुल अक़वामी बरादरी, उसने तकरीबन तमाम जो है भारतीय प्रोपेगेंडे को मुस्तरद कर दिया है। और इसके साथ ही नाज़रीन हम आगे भी गुफ्तगू करेंगे इस हवाले से, लेकिन यहाँ पे वक्त हो जाता है एक ब्रेक का, कहीं नहीं जाएगा, हमारे साथ ही रहिए, देखते रहिए बोल न्यूज़। नाज़रीन वेलकम बैक टू फ्रंट पेज। ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे जो OIC यानी इस्लामी ताउन तंजीम के 57 इस्लामी ममालिक ने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्डेड आलामिया दिया है पाक भारत कशीदगी के हवाले से, और उन्होंने बताया है कि क्यों जो मसला कश्मीर का हल नहीं हो सका है भारत की वजह से। तो उसके बाद हमने आपको ये बताया कि जो भारत पाकिस्तान का पानी बंद करने की धमकियाँ देता है वो क्यों नामुमकिनात में से है और क्यों पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। अब हम इन तमाम हवालों से मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। हमने अपने शो में दावत दी है हसन खान को, जो कि सिफारती तज्ज़ियाकार हैं, बहुत ही ज़बरदस्त फ़ॉरेन पॉलिसी एनालिस्ट हैं, मुख्तलिफ अखबारात में अपनी राय और तहरीर का इजहार भी करते रहते हैं। बहुत शुक्रिया आपने हमें आज ज्वाइन किया हसन। Thank you, Moiz. Thank you for inviting. My pleasure. हसन, द फर्स्ट क्वेश्चन, पहला सवाल यही है कि अभी गुज़िश्ता 24 घंटों में 2 डेवलपमेंट्स हुई। एक तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुलाया गया और एक जो अभी OIC का स्टेटमेंट आया है। आप इसको किस तरह देखते हैं? मेरी नज़र में ये इंडिया के एक बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि इंडिया चाह रहा था कि सारी दुनिया को रैली करेगा हमारे खिलाफ, जो कि मेरी नज़र में एक फ्लॉड लॉजिक है। क्योंकि इंडिया ने बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया, फ़ौरन 10 मिनट के अंदर FIR भी दर्ज कर दी, इंडियन मीडिया के थ्रू इल्ज़ाम भी लगाना शुरू कर दिए। एक प्री प्लान एजेंडा के तहत इंडिया ने सोचा कि पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाएगा, जो कि जिसमें वो बहुत हद तक नाकाम हो चुका है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि इंडिया अपनी तरफ से जो स्टेप्स ले रहा है वो बहुत संजीदा है। वो कुछ सैंक्शंस लगा रहा है, मेल उसने बंद कर दी है, मेल पोस्ट जो होती है। उसके अलावा उसने वाटर ट्रिब्यूटरीज पे हमारा ब्लॉक लगाने की कोशिश की है। उसके अलावा उसने हमारी जो सी रूट्स हैं उसके ऊपर पाकिस्तानी शिप्स के ऊपर बैन लगा दिया, इंडियन पोर्ट्स के ऊपर कि वो जा सकें। लेकिन ये मुझे लग रहा है जैसे इंडिया कोई मिलिट्री एक्शन लेगा आफ्टर टेकिंग ऑल दी स्टेप्स। इसके अलावा उसने, आपको पता है कि हमारे बहुत सारे ट्विटर और
इंस्टाग्राम के अकाउंट पे बैन लगा दिया है, उसमें सेलिब्रिटीज भी शामिल हैं, उसमें पॉलिटिशियन भी शामिल हैं। तो ऐसे लग रहा है जैसे इंडिया हमें एक सोशली और स्ट्रेटेजिकली आइसोलेट करना चाह रहे हैं अपने तौर पे, लेकिन बाकी दुनिया को कायल नहीं कर पा रहा। यूएनएससी ने भी कह दिया, सेक्रेटरी जनरल साहब ने, कि यूएन के हैं जो एक बहुत बड़े बहुत सुलझे हुए डिप्लोमेट हैं, उन्होंने भी एक बयान जारी कर दिया कि डी एस्केलेट करें। ये खित्ता कोई भी कशीदगी अफोर्ड नहीं कर सकता। फिर उसके अलावा आपने देखा ओआईसी के जो ग्रुप है न्यूयॉर्क के अंदर, यूएन के अंदर, उसने भी एक स्टेटमेंट जारी कर दिया है। उसने भी कहा है कि डी एस्केलेट करें, लेकिन उसके साथ साथ ये भी कहा है कि कश्मीरी का राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन कंसिडर किया जाए, जो कि एक बहुत पुराना एक किस्सा है यूएन की हिस्ट्री में। बिल्कुल, कश्मीर का मसला विदाउट द ओपिनियन, यानी कश्मीर का जो मसला है, जब तक कश्मीरियों की बात नहीं सुनी जाएगी कैसे सॉल्व किया जा सकता है। अगर आप नज़र दौड़ाएं यूरोप में, तो यूरोपियन साइड पे रूस का भी बयान आया, चीन का तो खैर पाकिस्तान के हक पे बहुत भरपूर किस्म का बयान आया है, सपोर्ट आई है। चीन हो गया, अजरबैजान हो गया, तुर्की हो गया। तो पाकिस्तान को तो जहाँ कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक सपोर्ट ठीक ठाक मिले, उसके मुकाबले में भारत को नहीं मिल सकी, और उन ममालिक से जिनको वो अपना हलीफ कंसिडर करता रहा है। और अभी अगर आपको याद हो, कल जयशंकर ने बयान दिया है, वही जयशंकर जो कह रहे थे कि यूरोप के प्रॉब्लम्स दुनिया के प्रॉब्लम्स नहीं हैं, और अब वो यूरोप से नाराज़ नज़र आते हैं कि वो क्यों भारत को सपोर्ट नहीं करता। क्या वजह हुई है कि इंडिया को इतना मतलब ज़ोरदार किस्म का कोल्ड शोल्डर मिला है दुनिया से? देखिए, उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है, इंडिया ने जब 2019 में पुलवामा के बाद जो बालाकोट स्ट्राइक की थी, उसका जो एंड रिजल्ट निकला, ये निकला कि बालाकोट में उसने एक फॉरेस्ट के ऊपर अटैक कर दिया था जहां कोई आबादी नहीं थी। तो दुनिया उसकी वजह से थोड़ा सा क्या अब ये सोच रही है कि अगर उस वक्त ऐसे हुआ तो अब क्या है इंडिया के पास है जो पाकिस्तान इन्वॉल्व है किसी दहशतगर्द के वाकये में। फिर उसके अलावा देखें तो इंडिया में आपको पता है आजकल माइनॉरिटी के साथ काफी ज्यादतियां की जा रही हैं, उनके खिलाफ लॉज पास किए जा रहे हैं, उसमें मुस्लिम्स इंक्लूडेड हैं, क्रिश्चियंस इंक्लूडेड हैं, दोनों के खिलाफ ज्यादतियां की जा रही हैं। तो दुनिया को ये नजर आ रहा है कि जहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही हैं, वहाँ और बहुत बड़े पैमाने पे हो रही हैं, उस मुल्क से आप क्या तवक्को रख सकते हैं। वो अलग बात है कि बहुत से ऐसे ममालिक हैं जो ह्यूमन राइट्स को एक रियल पॉलिटिक्स के अंदर उसको दरगुजर भी करते हैं, लेकिन कर देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्टेप्स, कुछ ऐसे वाकयात होते हैं जिसकी वजह से ह्यूमन राइट्स को इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो अगर आप इसके अलावा मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान ने पिछले 2 हफ्ते में जो इकदाम उठाए हैं वो बहुत से लोगों की नज़र में अनएक्सपेक्टेड थे। पाकिस्तान, a lot of people were thinking कि शायद पाकिस्तान आइसोलेट हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान आइसोलेट नहीं है, उसके साथ बहुत सी दुनिया है, उसके साथ एक पूरा ग्रुप है, उसके साथ यूएन भी है। अब यूएस भी जो है वो न्यूट्रल स्टैंड ले रहे। आपने मार्को रूबियो साहब का नाम दिया, मार्को रूबियो साहब बहुत प्रो इंडिया कंसिडर किए जाते हैं यूएस फॉरेन पॉलिसी सर्कल में, लेकिन उनका भी जो न्यूट्रल बयान है उससे ये जाहिर होता है कि वो पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। और उसके अलावा अगर आप देखें, अगर यहाँ पे जंग छिड़ती है खुदा ना खास्ता, तो यहाँ पे ऑयल सप्लाई लाइन, शिपिंग लेन्स और उसके अलावा एयर स्पेस बंद होगी, जिसकी वजह से गल्फ ममालिक पे भी इफेक्ट आएगा, ईरान पे भी इफेक्ट आएगा और सेंट्रल एशिया पे भी इफेक्ट आएगा, जो कि सारी दुनिया नहीं चाहती हो ऐसा। कि इससे यूरोप और अमेरिका दोनों पे इफेक्ट है। और अगर आप एट अ लार्जर बाइनरी देखें, उनकी फिल्म इंडस्ट्री को देखें कि किस तरह उनकी जो फिल्म इंडस्ट्री की थीम जो है एंटी मुस्लिम, एंटी पाकिस्तान वक्त के साथ साथ, और एक ऐसे वक्त पे जहाँ पे इस तरह के बिल्स मंजूर होने, वक्फ बिल जो कि मुसलमानों पे डायरेक्ट अटैक है, व्हाट डज इट शो? इतनी सख्त अंदाज में इंडोक्ट्रिनेशन मुसलमानों और पाकिस्तान के खिलाफ क्यों की जा रही है भारत में? मेरे ख्याल में जब वाजपेयी साहब थे तो वो भी बीजेपी के, लेकिन वो वाला मामला शायद उस वक्त नहीं था, हालांकि उस वक्त तो कारगिल का भी मामला हुआ जो इससे कहीं ज्यादा संगीन था। उसके अलावा ऑपरेशन पराक्रम भी हुआ था, आपको याद है 2001-2 में एक स्टैंड ऑफ हुआ था, उसमें भी झड़पें हुई थी, लेकिन वो मेरी नजर में वो ज्यादातर एक साइकोलॉजिकल ऑपरेशन था इंडिया की तरफ से, पोस्ट दिसंबर 2001 अटैक जो था उनका। अब आपने जो बात की है कि इंडोक्ट्रिनेशन ऑफ इंडियंस की, उसमें मैं ये कहूँगा कि आरएसएस जो है उनकी एक एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी का एक बहुत बड़ा ग्रुप है, उसने टेक ओवर कर लिया बेसिकली बीजेपी को पिछले 10 साल में। मोहन उनके एक जो लीडर हैं, उन्होंने
बेसिकली जो भी बीजेपी की लीडरशिप है वो उनके आगे घुटने टेकती है। एक जमाने में आपको याद होगा बाल ठाकरे होते थे शिवसेना के, वो रीजनल लेवल पे थे, ये नेशनल लेवल पे कर रहे हैं। उनकी वजह से जो इंडिया की जो फिल्म इंडस्ट्री है उससे बहुत बड़ा इफेक्ट आया। इंडियन मीडिया जो है, आपकी न्यूज़ चैनल्स हैं इंडिया के, उन पे बहुत बड़ा नेगेटिव इफेक्ट है। अर्नब गोस्वामी स्टाइल ऑफ जर्नलिज्म ने टेक ओवर कर लिया इंडिया को, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट है। शाउटिंग मैच होता है, गेस्ट को वो रोकते हैं, बात नहीं करने देते और एक जहर उगलते रहते हैं। उसकी मैं एक बहुत बड़ी वजह ये कहूँगा कि इंडोक्ट्रिनेशन के अलावा उनका जो माइंड सेट है ना, वो पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा हो गया है कि इट्स एट अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न अनफॉर्चुनेटली। अगर आप सोशल मीडिया को देखें, ट्विटर को उठा कर देख लें, इंस्टाग्राम को उठा के देख लें, वहाँ भी वो जहर उगलते हैं। जहाँ इंडिया की बात आती है, कोई वैलिड क्रिटिसिज्म भी हो जाए तो उस पर आपको पता है ट्रोल आ जाते हैं उस कमेंट के ऊपर। तो इससे ये जाहिर होता है कि जैसे एजेंडा सेटिंग थ्योरी के तहत इंडियन मीडिया को कहा गया है कि आपने इतना जहर उगलना है माइनॉरिटीज के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ कि यहाँ के लोग कभी भी अमन और भाईचारे की बात ना करें। अगर आप देखें इस दफ़ा इंटरनेशनल मीडिया का भी एक बड़ा आई थिंक थम्पिंग स्टैंस है, जो कि शायद पहले नहीं आया। जब आर्टिकल 370A जब स्क्रैप किया गया तो इस तरह इंटरनेशनल मीडिया ने रिएक्ट नहीं किया। बट इफ़ यू सी द इंटरनेशनल मीडिया राइट नाउ, चाहे ब्लूमबर्ग, अल जजीरा, रॉयटर्स, न्यूयॉर्क टाइम्स और इस तरह के तमाम जरीदे, ये बड़े ठीक ठाक किस्म के सवालात उठा रहे हैं भारत के हवाले से। क्या वजह है उसकी भी? अगेन मैं यही कहूँगा जो 2019 में उसने किया था वो उसके लिए एक सेटबैक था, फिर उसका जो एंड रिजल्ट था वही एक वजह है जो दुनिया स्केप्टिकल हो रही है उसके इस मामले में, इन इल्जामात पे। फिर अगर आप एक और चीज देखें तो इंटरनेशनल मीडिया यूक्रेन वॉर को भी कवर कर रहा है, गाजा को भी कवर कर रहा है। अब यूक्रेन और गाजा जो है, होपफुली दे आर हेडिंग टुवर्ड्स कंक्लूजन, आई होप सो, बट वो बहुत सी दुनिया नहीं चाहती कि इस खित्ते में एक और जंग छिड़ जाए, और वो भी दो एटमी ताकतों के दरमियान। और एटमी ताकतों का मकसद ही यही होता है कि न्यूक्लियर डेटरेंस कायम करना है, कि आप एक लिमिटेड लेवल तक वॉर कर सकते हैं, उससे बियॉन्ड एक कन्वेंशनल वॉर नहीं कर सकते। अगर आप कन्वेंशनल वॉर पे जाते हैं, जो कि कभी हिस्ट्री में से हुआ नहीं है कि दो न्यूक्लियर पावर कन्वेंशनल वॉर पे गई हैं, फुल स्केल कन्वेंशनल वॉर पे, लेकिन अगर ऐसा हुआ इस खित्ते में तो वो एक नई बात होगी और बहुत और वो फ्लड गेट्स ओपन हो जाएंगे ऑब्वियसली। हसन, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, यही हम कहते रहते हैं कि इस खित्ते में जंग किसी के लिए भी फ़ायदेमंद नहीं है, और भारत की बेसिकली जो एक बदनीयती है खित्ते में अदम इस्तेहकाम के हवाले से, दुनिया को उससे रोकना होगा। इसके साथ ही हमारे आज के शो का वक्त हुआ जाता है ख़त्म। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बोल न्यूज़ के सोशल मीडिया हैंडल्स पर अपना फीडबैक ज़रूर रिकॉर्ड कीजिएगा। मुझे मुइज़्ज़ुर रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।